लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्टडी किया था। उसमें हमने ये पाया कि जो हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर रहा था। तो हमने कुछ मॉडिफिकेशन किए और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो एक मॉडिफाइड थ्योरी है। तो थ्योरी है आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले हम इसके पोस्टुलेट्स लिखते हैं। ऑल द एटम्स in a solid vibrates like harmonic oscillator। तो ये पोस्टुलेट तो सेम है जो क्लासिकल थ्योरी में था। सेकंड, तो सेकंड पोस्टुलेट में यहाँ पे डिफरेंस है। जो क्लासिकल थ्योरी थी उसके अंदर हमने एनर्जी को कॉन्टिन्यूस कहा था, यहाँ पर हम एनर्जी को डिस्क्रीट लेके चल रहे हैं। और जो थर्ड पॉइंट है वो भी सेम है। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है, पहला ये कि हम हर एटम को हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ट्रीट करें। सेकंड पॉइंट, एनर्जी उनकी डिस्क्रीट है। थर्ड पॉइंट, जो ओसिलेशंस हैं एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के और दूसरे किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर के ऑसिलेशन से कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है। अब हम इन तीन पोस्टुलेट्स को कंसिडर करके कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा थ्योरेटिकल रिजल्ट आ रहा है वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता है या नहीं करता। तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमें पता है कि सी वी इज इक्वल टू डी बाई डी टी होता है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। और यू इंटरनल एनर्जी वो किसके इक्वल होता है, 3 इंटू एन इंटू ई बार। एन टोटल नंबर ऑफ एटम्स है, ई बार इज द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, एवरेज एनर्जी क्या थी उसको हमने ऐसे लिखा था। ये फॉर्मूला हमने तब लिखा था जब एनर्जी कॉन्टिन्यूस थी। अब एनर्जी डिस्क्रीट है, तो ई बार किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रेशन की जगह हम लिख देंगे समेशन एन 0 टू इंफिनिटी, ई की जगह ई एन ई रेट की पावर माइनस ई एन बाई के बी टी डिवाइडेड बाय, यहाँ पर इंटीग्रेशन की जगह समेशन एन 0 टू इंफिनिटी
ये रेट पावर ई एन बाई के बी टी। तो ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अब हम एनर्जी को डिस्क्रीट मान रहे हैं। ई एन क्या है? दिस इज द एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर। और क्वांटम मैकेनिक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी क्या होती है? ई एन। ये क्या है? ये होती है एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। ओमेगा क्या है? दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ई एन की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं। यहाँ हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लिया और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो ई एन की वैल्यू जब इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं तो क्या बन जाता है? ई बार समेशन एन 0 टू इंफिनिटी एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ई माइनस एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाय के बी टी डिवाइडेड बाय समेशन एन 0 टू इंफिनिटी ई माइनस एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा बाय के बी टी। इस इक्वेशन में हम एच क्रॉस ओमेगा बाय के बी टी माइनस इसको हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? एन 0 टू इंफिनिटी एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा ई एन प्लस हाफ एक्स डिवाइडेड में एन 0 टू इंफिनिटी ई एन प्लस हाफ एक्स। अब हम एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 ये इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सीरीज बन रही है। तो जब एन को 0 पुट किया यहाँ पर तो आ गया 1/2 एच क्रॉस को हमने बाहर ले लिया 1/2 ई रेट पावर 1/2 एक्स प्लस एन की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 3/2 ई रेटिंग पावर 3/2 एक्स प्लस जब यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे एन की तो आ जाएगा 5/2 ई रेटिंग पावर 5/2 एक्स सो डिवाइडेड बाय यहाँ पर जब एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा पुट करेंगे तब क्या बनेगा? ई 1/2 एक्स प्लस ई 3/2 एक्स प्लस ई 5/2 एक्स एंड सो ऑन। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच क्रॉस ओमेगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एल एन यानी कि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1/2 एक्स प्लस ई 3/2 एक्स प्लस ई 5/2 एक्स एंड सो ऑन। तो इस वाली टर्म का अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें यही मिल जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो अंदर सीरीज है इस सीरीज में से हम e रेज़ टू द पावर 1/2 एक्स ये कॉमन ले लेते हैं
बचेगा 1/2x कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 e की x e की 2x and so on। अब इससे हम कैसे लिख सकते हैं, h क्रॉस ओमेगा dy dx ln e raised to the power x by 2 प्लस ln 1 प्लस e की पावर x e की पावर 2x एंड सो ऑन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ln e रेज़ टू द पावर a के इक्वल होता है, और ये जो सीरीज है ये वाली, यानी कि 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये कोई सीरीज है तो ये 1 माइनस वाई रेज़ टू द पावर -1 इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ यूज़ करते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये x/2 आ गया, और प्लस ln 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x -1 इसके इक्वल आ गया। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x/2 ये माइनस यहाँ आगे आ जाएगा, माइनस ln 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं इस टर्म का अंदर वाली, ये क्या आ जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा 1/2 माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस e की x इंटू माइनस e की x, ये आ गया। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं तो ये 1/2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, e की पावर x 1 माइनस e की पावर x। अब इस टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर x से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, 1/2 1 e की पावर माइनस x -1, ये आ गया। और हमें पता है कि x की वैल्यू हमने माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी ये मानी थी, तो माइनस एक्स की जगह हम क्या रख देते हैं, एच क्रॉस ओमेगा के बी टी, 1 ई रेज़ टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी -1 ऑसिलेटर, ये आ गई। इसे मैं एक बार फिर यहाँ पर लिख लेता हूँ, ई बार इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा 1/2 प्लस ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी -1, ये आ गया एक्सप्रेशन। तो एवरेज एनर्जी ऑफ ईच हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास आ गई। इसकी मदद से हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, तो ये कि जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है उस समय पे ये वाली जो टर्म है ये इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/∞, यानी कि ये कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी। तो एवरेज एनर्जी उस केस में एच क्रॉस ओमेगा
बाय 2 ये हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखा कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन है उस समय भी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उनके पास हाफ एच क्रॉस ओमेगा एनर्जी होगी, लेकिन ये एनर्जी थर्मल एनर्जी को कंट्रीब्यूट नहीं करती। अब इसके बाद देखो ई बार हमें पता है, एवरेज एनर्जी हमें पता है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू 3n ई बार ये होता है। तो ये हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी ये आ गई। तो सिस्टम की टोटल इंटरनल एनर्जी ये है। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, CV इज इक्वल टू du बाई dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम वाली टर्म तो इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो CV क्या आ जाएगी यहाँ पर, CV 3n एच क्रॉस ओमेगा, फर्स्ट टर्म जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 आ गया, प्लस अब इसका डेरिवेटिव करेंगे जो -1 एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी -1 का स्क्वायर इंटू ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी इंटू माइनस एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी का स्क्वायर। तो ये आ गया कंप्लीट डेरिवेटिव इस टर्म का। तो ये CV इज इक्वल टू 3n एच क्रॉस ओमेगा, अंदर ये जो टर्म है माइनस माइनस मल्टीप्लाई पे प्लस हो गया, और क्या बचा एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाय के बी टी स्क्वायर, और यहाँ पर है ई रेड पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी डिवाइडेड बाई ई रेड टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी -1 का स्क्वायर। अब यहाँ एच क्रॉस ओमेगा ये है, यहाँ पर टी का स्क्वायर है। हमें काम करते हैं यहाँ पर के बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और के बी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या बन गया 3n के बी एच क्रॉस ओमेगा डिवाइडेड बाई के बी टी का स्क्वायर, यहाँ ई एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी डिवाइडेड बाई ई रेज टू द पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी टी -1 इसका स्क्वायर। अभी जो एक्सप्रेशन हमें मिला इसमें एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी, इसको हम एक कांस्टेंट थीटा ई मान लेते हैं, यानी कि एच क्रॉस ओमेगा बाई के बी इसको हमने मान लिया थीटा ई। इसे कहते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। तो ये रिप्लेसमेंट करने के बाद ये इक्वेशन कैसे दिखेगी, C इज इक्वल टू 3n के बी थीटा ई डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, ई थीटा ई बाई टी डिवाइडेड में ई थीटा ई डिवाइडेड बाई टी
-1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जो एक्सप्रेशन आया है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला केस हम लेते हैं व्हेन टेम्परेचर इज हाई। जब टेम्परेचर ज़्यादा है, पहले e रेज़ टू द पावर थीटा e डिवाइडेड बाई टी, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। क्या होगा? e रेज़ टू द पावर थीटा e डिवाइडेड बाई टी, इसका एक्सपेंशन क्या होगा? 1 प्लस थीटा e डिवाइडेड बाई टी प्लस 1/2 थीटा e डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर एंड सो ऑन। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तब थीटा e डिवाइडेड बाई टी ये वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, इसका स्क्वायर और भी स्मॉल हो जाएगा। तो हायर ऑर्डर टर्म, सेकंड ऑर्डर टर्म और हायर ऑर्डर टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू दीज फर्स्ट टू टर्म। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? 1 प्लस में थीटा e डिवाइडेड बाई टी। और जब ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं तो क्या बनेगा? सी वी इज इक्वल टू 3n के बी, यहाँ पर थीटा e डिवाइड बाई टी का स्क्वायर। इसकी जगह क्या रख देंगे? 1 प्लस में थीटा e डिवाइड बाई टी, और नीचे क्या जाएगा? 1 प्लस में थीटा e डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 इसका स्क्वायर। इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा? थीटा e डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, उससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा? 3n के बी 1 प्लस में थीटा e डिवाइडेड बाई टी, ये बचा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो थीटा e डिवाइडेड बाई टी ये वैल्यू काफ़ी स्मॉल हो जाएगी। अगर ये वैल्यू इतनी स्मॉल है कि 1 के कंपैरेटिवली अगर हम इसे नेगलेक्ट कर दें तो सी वी क्या हो जाएगा? सी वी विल बी इक्वल टू 3n के बी 1। जब n इज इक्वल टू एन ए हो, अगर n इक्वल टू एन ए है, एन ए क्या है? एवोगैड्रो नंबर, तो सी वी किसके इक्वल आ जाएगा? 3n ए के बी, सी वी क्या आ गया? 3r। और हमें पता कि एट हायर टेम्परेचर सी वी बिकम्स इक्वल टू 3r फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड। r क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हायर टेम्परेचर पे जो सी वी की वैल्यू होती है, ये थ्योरी उससे हमारी थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। जब टेम्परेचर कम है तब क्या होता है? अगर टेम्परेचर कम है तो क्या होगा? जब टेम्परेचर काफ़ी लो है उस समय पे थीटा e डिवाइडेड बाई टी ये वैल्यू काफ़ी हाई होगी, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। इट मीन्स e रेज़ टू द पावर थीटा e डिवाइडेड बाई टी ये काफ़ी ज़्यादा होगी 1 के कंपैरेटिवली। तो इस एक्सप्रेशन में हम 1 को नेगलेक्ट कर सकते हैं e रेज़ टू पावर थीटा e डिवाइडेड बाई टी के कंपैरेटिवली। उससे 1 को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो सी वी क्या आ जाएगा? सी वी इज इक्वल टू 3n के बी
थीटा ई डिवाइड बाई टी का स्क्वायर ई हीट पावर थीटा ई डिवाइड बाई टी, और ये आ गया थीटा ई डिवाइड बाई टी इसका स्क्वायर। ये टर्म हमारे पास आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3n kb थीटा ई डिवाइड बाई टी का स्क्वायर ई माइनस थीटा ई डिवाइडेड बाई टी। तो जब टेम्परेचर कम है तो CV की वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पर C इज प्रोपोर्शनल टू 1/t² मल्टीप्लाई बाई E माइनस थीटा ई बाई टी। लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड हमने ये ऑब्जर्व किया था कि CV प्रोपोर्शनल होता है T³ के। तो ये डिसएग्रीमेंट है। तो व्हेन टेम्परेचर इज लो CV इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि CV इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर। हमने इसे यहाँ पर भी लिख लिया, CV इज प्रोपोर्शनल टू दिस फैक्टर। तो एक जो ऑब्जर्वेशन हमने की थी कि जब टेम्परेचर गोज टू जीरो देन CV ऑल्सो गोज टू जीरो। अगर हम टेम्परेचर को जीरो यहाँ पर पुट करें तो थीटा ई डिवाइडेड बाई टी इंफिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि ये वाला फैक्टर ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब CV इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इट मीन्स when temperature goes to zero then CV goes to zero। इस वाली ऑब्जर्वेशन को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। इस ऑब्जर्वेशन को हम डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ की मदद से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया CV का वो ये है। तो यहाँ पर हमने ग्राफ में CV को विद रिस्पेक्ट टू T डिवाइडेड बाई थीटा ई यानी आइंस्टीन टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में प्लॉट किया है। ये जो ब्लू लाइन है ये थ्योरेटिकल कर्व है जो हमने उस फॉर्मूले की हेल्प से प्लॉट की है। तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। और ये जो ऑरेंज डॉट हैं ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। इसे देखने से हमें पता चल रहा है कि जब टेम्परेचर हाई है उस समय एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा दोनों मैच कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है ये जो वेरिएशन है एक्सपेरिमेंटल डाटा और थ्योरेटिकल डाटा में ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हाई टेम्परेचर के लिए तो अच्छा रिजल्ट दे रही है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है तो एक डेविएशन आता है। मतलब कि ये थ्योरी कम्प्लीटली हमारे एक्सपेरिमेंटल डाटा को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। तो अब आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्टडी करने के बाद हम इसके सक्सेस एंड फेलियर इनको डिस्कस कर सकते हैं। तो इस थ्योरी के सक्सेस क्या है? पहला सक्सेस ये है कि CV इज इक्वल टू 3R यानी कि डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, इसको ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है। सेकंड, एंड टेम्परेचर इज हाई तब ये CV के वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पा रही है। थर्ड पॉइंट, ये थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन कर पा रही है कि व्हेन टेम्परेचर गोज टू जीरो CV ऑल्सो गोज टू जीरो। और फेलियर क्या है इस थ्योरी के? पहला फेलियर ये है कि जब टेम्परेचर लो होता है तब ये थ्योरी एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ मैच नहीं कर पाती। सेकंड फेलियर क्या है? वी नो दैट CV इज प्रोपोर्शनल टू T³ फॉर इंसुलेटर एंड CV इज प्रोपोर्शनल टू T फॉर मेटल्स, बट दिस थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बोथ ऑफ दिस लॉ। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं। तो हमें इस थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। हमने
जब सबसे शुरुआत में क्लासिकल थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, उसमें हमने 3 पोस्टुलेट्स कंसिडर किए थे। पहला पोस्टुलेट कि जो एटम्स हैं वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वाइब्रेट कर रहे हैं। सेकंड पोस्टुलेट कि जो एनर्जी है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स की वो कॉन्टिन्यूस है। और थर्ड पॉइंट क्या था कि जो ऑसिलेशंस ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर है दैट इज इंडिपेंडेंट टू द ऑसिलेशन ऑफ एनी अदर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये 3 पोस्टुलेट्स हमने कंसिडर किए थे, लेकिन इस क्लासिकल थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स आई थी। तो जो सेकंड पोस्टुलेट था उसमें हमने एनर्जी को जहाँ पर कॉन्टिन्यूस मान रखा था उसको हमने डिस्क्रीट मान लिया और हमारे पास एक सेकंड थ्योरी आ गई, आइंस्टीन थ्योरी फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब हमें इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो थर्ड पॉइंट है जहाँ पर हमने कहा था कि ऑसिलेशंस ऑफ वन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज इंडिपेंडेंट टू द ऑसिलेशंस ऑफ एनी अदर हार्मोनिक ऑसिलेटर, वहाँ पर इंडिपेंडेंट की जगह हम डिपेंडेंट मान लेते हैं, क्योंकि जो सॉलिड हैं उसमें जो एटम्स हैं इनके बीच में बॉन्ड है। तो जब एक एटम वाइब्रेट करेगा उसके वाइब्रेशन का दूसरे एटम के वाइब्रेशन के ऊपर कोई ना कोई असर जरूर पड़ता है। इसका मतलब दोनों की वाइब्रेशन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। तीसरा जो पॉइंट है उसमें हम ऑसिलेशंस को इंडिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंट मान लेते हैं और थर्ड थ्योरी कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।